और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केरल के वायनाड, जहां राहुल गांधी एक रोड शो के बाद अब नामांकन दाखिल करने कार्यालय पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वायनाड से राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल की इसी वायनाड लोकसभा सीट से जीते थे। भारी मतों से 6 लाख से ज्यादा वोट उन्हें हासिल हुए थे। ये सीधी तस्वीरें, राहुल गांधी इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। आज वायनाड में राहुल गांधी का नामांकन होना है और बीजेपी के उम्मीदवार कल अपना नामांकन भरेंगे। और खास बात यह है कि बीजेपी ने वायनाड के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए स्मृति ईरानी को उतार दिया है। स्मृति ईरानी कल बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करेंगी राहुल गांधी के खिलाफ। और स्मृति ईरानी की वायनाड में मौजूदगी से फिलहाल ये चुनावी लड़ाई वायनाड की काफी दिलचस्प नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राहुल गांधी के नामांकन में प्रियंका गांधी की मौजूदगी, राहुल गांधी नामांकन दाखिल करते हुए। तो वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 2019 में बम्पर जीत राहुल गांधी को इसी सीट से हासिल हुई थी। हालांकि 2019 में राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, यूपी की अमेठी सीट से और केरल की वायनाड सीट से। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और केरल की वायनाड सीट से उनकी बम्पर जीत हुई थी। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी नामांकन के लिए पहुंचे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता उनके साथ हैं और इससे पहले एक जबरदस्त रोड शो भी हुआ। क्या उम्मीदें हैं इस सीट से कांग्रेस पार्टी को इस बार? देखिए, मैं इस वक्त वायनाड के कलेक्टर के ही रूम में हूं जहां राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि यहां पर बहुत ज़्यादा विस्तार से या ज़ोर से बोलना के लिए मना किया गया है। राहुल गांधी मेरे ठीक आगे खड़े बैठे हुए हैं, बगल में प्रियंका गांधी है और साथ में केसी वेणुगोपाल हैं और पीछे कनिष्ठ सिंह मौजूद हैं। राहुल गांधी ने 4,31,000 वोटों से पिछली बार जीत हासिल की थी और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार 5 लाख से ज़्यादा की जीत का दावा कर रहे हैं। वायनाड की सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। स्मृति ईरानी कल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्रन, उनके लिए रोड शो करने, नामांकन दाखिल करवाने आ रही हैं। डी राजा की पत्नी एनी राजा लेफ्ट की यहाँ से उम्मीदवार हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जो छोटी बहन है, वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और जो कलेक्टर डॉक्टर रेणु राज हैं यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर, वो इस वक्त राहुल गांधी का जो नामांकन है वो उनको दे दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। और कनिष्ठ सिंह जो राहुल गांधी के एक मित्र भी हैं और उनके साथ लगातार रहते हैं और वो जानकारी भी रखते हैं तमाम अकाउंट्स की, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी हैं। राहुल गांधी ने दस्तखत कर दिया है। अब राहुल गांधी की ओर से जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको लेकर दस्तखत कराए गए हैं। और अब उधर जो कलेक्टर साहिबा हैं वो बाकी कागज़ देख रही हैं। तो ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो इस समय में आप देख सकते हैं वो लगातार चल रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा नेता यहाँ नहीं हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन राहुल गांधी की बहन लगातार राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। जिन कागज़ों पर राहुल गांधी को दस्तखत करने हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं, उस पर राहुल गांधी दस्तखत कर रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग करने से मना किया जा रहा है, इसलिए मैं फ़िलहाल अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कुमार विक्रांत, आप बिल्कुल पूरे नियम कायदे आप फॉलो करें। हमारे सहयोगी देखिए कुमार विक्रांत इस वक्त कलेक्टर दफ्तर में ही मौजूद हैं और तस्वीरें हम देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया चल रही है नामांकन की। राहुल गांधी ने अपना फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उनके हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कलेक्टर साहिबा अपने कमरे में मौजूद हैं, नामांकन दाखिल किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायनाड सीट से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कल बीजेपी की तरफ से जो केरल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, क्योंकि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है राहुल गांधी के अगेंस्ट, के सुरेंद्रन, कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और जैसे आज राहुल गांधी का रोड शो आपने नामांकन से पहले देखा है, वैसा ही कल के सुरेंद्रन का
रोड शो भी एक वायनाड में हमें देखने को मिलेगा और इस बार के सुरेंद्रन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतर रही हैं स्मृति ईरानी, जो कि कल के सुरेंद्रन के लिए एक रोड शो करेंगी। और स्मृति ईरानी की मौजूदगी ने इस बार वायनाड के चुनावों को थोड़ा दिलचस्प जरूर बना दिया है, क्योंकि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जबरदस्त फाइट अमेठी में देखने को मिली थी और जिसमें राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार बीजेपी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को बीजेपी के समर्थन में प्रचार के लिए उतारा है। वायनाड सीट पे कल उनका रोड शो देखने को मिलेगा। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त वायनाड में ही मौजूद हैं। कुमार विक्रांत को आपने देखा ही, वो कलेक्टर दफ्तर में ही मौजूद हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ। और हमारी एक और सहयोगी सुरभि शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर क्या आलम है, क्योंकि अंदर तो कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नेता जाहिर है हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तस्वीरें आप क्या दिखा सकते हैं? बाहर की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपको बता दूं, उत्साह यहाँ पर 26 अप्रैल का है, क्योंकि अब 26 अप्रैल को जिस तरीके से मतदान होगा तो उनके राहुल गांधी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त वायनाड की जनता के बीच रहते हुए भी राहुल ने लोगों को एड्रेस करते हुए ये कहा कि कोई यूडीएफ से कोई एलडीएफ से फ़र्क नहीं पड़ता, सब मेरे अपने हैं और अपने लोगों के इश्यूज़ को मैं हमेशा जिस तरीके से एड्रेस करता आया हूँ, मैं ये आश्वासन देता हूँ कि अब जो एक्सपीरियंस मेरा पिछले 5 साल का रहा है वो आने वाले 5 साल में भी बड़े विजन और सोल्यूशंस के साथ ही मैं जनता के बीच हमेशा रहूंगा। अंदर की तस्वीर आप यहां पर जाहिर सी बातें देख रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी की मौजूदगी की वजह भी आज वायनाड की सड़क पर हमें देखने को मिली, जब लोगों के बीच एक बड़ा उत्साह था। फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस से ही बस कुछ ही दूरी पर इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस होटल में ही यहां पर उन्होंने कुछ वर्कर्स के साथ खाया और ये वो तस्वीर है जहां हमने देखा है समीर कि किस तरीके से आज कई किलोमीटर लंबा लोगों का जो उत्साह और हुजूम यहाँ पर नजर आया, वो इस बात का कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहा। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि राहुल गांधी जब लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो केशव वेणुगोपाल उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। राहुल ने उसको देखते हुए भी बड़ी बात कही और हर बात में उन्होंने लोगों के साथ अपना कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं। कितना चैलेंजिंग हो चुका है इस बार वायनाड का चुनाव, जहाँ हम देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, जबकि दूसरों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, के सुरेंद्रन की तरफ से, एनी राजा की तरफ से भी। देखिए, देश भर को ये मालूम है, ये पता है देश भर को, राहुल गांधी देश का भविष्य है। राहुल गांधी जी देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस देश को, इस भ्रष्ट सरकार को, ये बीजेपी को ख़त्म करने वाली सिर्फ कांग्रेस है। देश के अंदर आज देश भर में ईवीएम को लेकर के देश पूरा आतंक में है। इस हाल में भी राहुल गांधी जी अपनी टीम को लेकर के देश में चुनाव लड़ रही है और इस बार इस क्षेत्र में राहुल गांधी जी का वोट कम से कम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे। इस बार बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर तो सभी सुनिश्चित है और दावे कर रहे हैं। लेट हिम टॉक जी, आप यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई ट्रांसलेट दैट। जी, मैं कह रही हूँ अपनी जीत को लेकर तो सभी दावे कर रहे हैं, लेकिन जी दावा हर एक इंसान कर सकता है। इंडियन जो पॉलिटिक्स है ना, कुछ तो राहुल को वायनाड के लिए आउटसाइडर भी कह रहे हैं कि जब मुद्दे होते हैं तो राहुल यहाँ होते ही नहीं। यहाँ के सिटिंग एमपी है, वो कहाँ के आउटसाइडर हुए। ये दूसरी बार जीतेंगे, देश के अंदर सारी दुनिया को बताएंगे, बड़ी जीत हासिल होगी। और वायनाड के जो लोग हैं, यहाँ के जो वायनाड के जो लोग हैं, हर लोग आज वायनाड के हर क्षेत्र से, हर बच्चा, हर गांव के आदमी साथ है राहुल गांधी। क्या कह रहे हैं? ये राहुल गांधी का भी गांव है, सबका गांव है, इंडिया है। वो कैसे आउटसाइडर होता है आप बोले?
कौन बोलता है ऐसा? के सुरेंद्रन से कल मेरी बात हो रही थी, जो बीजेपी के तरफ से। राहुल गांधी अपने परिवार वाले, हमारा बड़ा भैया है, छोटा भाई है, और हमारा सब कुछ है, हमारा जान है राहुल गांधी। यही चीज समीर, सुनिए, ये ना इस बार 6 लाख से अधिक वोट से जीतेगा। समीर, इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अपने एड्रेस में भी राहुल गांधी ने किया, और यही बात मैं आपको बात कह रही हूँ कि यहाँ पर राहुल जिस कनेक्ट के बलबूते बड़े दावे करते हैं वो हर एक की जुबान पर नजर आ रहा है। और इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि जिस तरीके से एक लंबा, कई किलोमीटर लंबा ये जो रोड शो था, भले ही 1 किलोमीटर का ये सफ़र तय करने में हमें घंटों लगे हों, लेकिन उस पूरे 1 किलोमीटर में यकीन मानिए लोगों की इतनी भारी भीड़ थी, लोगों के बीच इतना उत्साह था कि आज राहुल के साथ साथ प्रियंका के संबोधन की भी डिमांड की जा रही थी। लोग प्रियंका को भी सुनना चाहते थे, और यही वजह है कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जैसे ही सबको इस बारे में जानकारी मिलती है कि राहुल किसी तरीके से वायनाड में अब उनको बाहर नजर आएंगे, तो हलचल यहाँ पर बढ़ जाती है। और फिलहाल इसी सड़क पर अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस आ जाएगा, जहाँ से कुमार विक्रांत भी लगातार हमारे को इस बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार के वायनाड के समीकरण के बीच हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी चुनौती, और सुरभि चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि 2019 की तरह क्या राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, या इस बार ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है क्योंकि अमेठी सीट से अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या इस बार ये फैसला तो नहीं कर लिया गया है कि वायनाड सीट से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? वायनाड को लेकर तो पूरी तरीके से बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव इसे हमेशा की तरह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वायनाड में राहुल की मौजूदगी के बहुत मायने हैं। हम इस बारे में चर्चा एनी राजा की मौजूदगी को लेकर भी समीर इसीलिए कर रहे थे कि क्या खुद अपने ही इंडिया ब्लॉक के सहयोगी ही उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव है, इसे आप फ्रेंडली मैच जरूर कह लीजिए, और ये वायनाड की जनता है जो राहुल के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। लेकिन इसी वायनाड की जनता को संबोधित करेंगी कल स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी की मौजूदगी को लेकर के सुरेंद्रन ने बड़े आक्रामक रुख से, जिस तरीके से वो जनता के बीच अपनी पैठ बनाते आए हैं, हिंदुत्ववादी मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उनका आक्रामक रुख रहा है, और जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान इतने तमाम केसेस की जो हम बात करते हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा केसेस तो उन्होंने खुद डिक्लेयर करे हैं जो उनके ऊपर हैं, और वो सब प्रदर्शन के दौरान मुखर तरीके से बात रखने के दौरान ही उनके ऊपर दर्ज हुए, तो वो भी बड़े मुखर अंदाज में ये कहते हैं कि राहुल गांधी आउटसाइडर है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि यही आउटसाइडर राहुल गांधी अमेठी में थे, इसीलिए स्मृति ईरानी का वो घर बना है। उन्हीं स्मृति ईरानी को अब वो वायनाड लेकर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने जो अमेठी में किया था वही वो वायनाड में करेंगी, और इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना घर बनाया है, वही करिश्मा वो वायनाड में रहते हुए लोगों के बीच कल दिखाएंगी, और इसका आगाज वो अब से थोड़ी देर बाद करेंगी। और आपने केसेस का जिक्र किया, 8:30 का वक्त होगा, वो लैंड करेंगी। आपने केसेस का जिक्र किया कि के रविंद्रन के ऊपर कितने केसेस हैं, 242 केसेस, और उसमें से 237 केसेस तो सबरीमाला प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज कराए गए, तो ये भी कोई मुद्दा है क्या वहां पर? एग्जैक्टली ये सवाल हमने लोगों से किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके की स्थिति और तस्वीर थी, वही नतीजा है कि उस वक्त केरल पुलिस ने उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज कर दिए। हालांकि कुछ मामलों में अदालतों में सुनवाई भी चल रही है, ये तो बाकायदा उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है ना समीर, कि किस तरीके से उनके ऊपर सब। हाँ, ये क्या एक इशू है, क्योंकि जिस तरीके से के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में है, उनके ऊपर तो 200 से ज्यादा केसेस भी चल रहे हैं। किससे? के सुरेंद्रन जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, राहुल सुरेंद्र जो है ना, यहाँ का बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो। यहाँ की आवाम नहीं मानेगी, यहाँ के वोटर नहीं मानेंगे। यहाँ राहुल गांधी जी को इस क्षेत्र की जनता ने घर का बेटा समझकर चुनाव में पूरा 5 लाख से। एनी राजा भी दावा कर रही हैं कि वो महिलाओं के साथ हमेशा सहयोग के साथ आगे बढ़ती आई हैं। बीजेपी वालों की झूठी बात को देश नहीं मानेगा। ये बीजेपी के सांसद हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सही, ये झूठ को 1000 बार बोल के झूठ बोलते ही रहेंगे। ये वायनाड की जो जनता है आज राहुल गांधी जी के साथ है। वायनाड की जनता देश को बताएगी
5 लाख से ज्यादा राहुल गांधी जी को वोट दे करके जिताएगी इस एक बार। और बड़ी बात यहाँ पर के सुरेंद्रन कह रहे थे, समीर, जब मैंने उनसे बात करी कि मोदी की गारंटी जिस तरीके से देश भर में है और जो भरोसा लोगों का है, उसी भरोसे के बलबूते वायनाड में स्मृति ईरानी भी उसी विजन के साथ के सुरेंद्रन के साथ कल खड़ी हुई नजर आएंगी और जनता के साथ वो कनेक्ट बनाने में कामयाब रहेंगे। समीर जी, लेकिन 2019 का चुनाव के सुरेंद्रन हारे थे, पत्थर से ही सही, लेकिन वो हारे थे। इस बार क्या कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये स्मृति ईरानी उनके लिए रोड शो करने वाली है, मोदी की गारंटी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की कोई और वजह? हालांकि महत्वपूर्ण इसमें यही हो जाता है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप यहाँ के चुनावी समीकरण को समझेंगी तो 49% जिस तरीके से हिंदू वोटर्स हैं प्रतिमा, उसमें हिंदुत्ववादी उसी अप्रोच को लेकर तमाम बड़े मुद्दे, जिस तरीके से मैंने कहा के सुरेंद्रन अपनी बात केरल में भी, चाहे सबरीमाला मंदिर का प्रदर्शन हो या उनकी जो फेसबुक पर तस्वीर वायरल हुई थी शुरुआत के सालों में, वो ना ABVP के स्टूडेंट के तौर पर जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं और उसके बाद मेन पॉलिटिक्स में जो उनकी भूमिका रही है 2000 के उसी वक्त से वो जिस तरीके से एक बड़ी भूमिका निभाते आए हैं, भले ही इससे पहले हर बार वो चुनाव हारे हैं, बावजूद उसके उसी वायनाड के समीकरण को समझते हुए जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए जीत को लेकर बड़े दावे करती है, वहीं हिंदू वोटर्स की जो संख्या वायनाड में प्रतिमा 49% है, उसको ही केटर करने के लिए, उसी को केटर करने के लिए के सुरेंद्रन की मौजूदगी वायनाड में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव बताया जा रहा है। प्रतिमा बिल्कुल सुरभि, और जो पिछली बार राहुल गांधी की यहां जीत हुई थी उसको लेकर अब इस बार मतदाता क्या करे? पहले वाले जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी काम करेंगे या फिर इस बार कुछ अलग विचार से मतदान हो रहा है? सिर्फ राहुल गांधी का नाम है या फिर कुछ और भी है वायनाड में? सिर्फ राहुल गांधी का नाम है, और क्योंकि आप पिछली बार की बात कर रहे हैं तो सीधा स्ट्राइक जो उन्होंने की थी वो 23% ज्यादा वोट्स थे, जहां पर हमने देखा कि राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले थे। वोट मार्जिन उनका 4,31,000 का था रवि, और ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 64.94% वोट्स जिस तरीके से राहुल के खाते में आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ अगर आपने भी सुना होगा लैंग्वेज बैरियर है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो लोग तमिल में कंफर्टेबल है ज्यादातर अपनी बात रखने को, लेकिन राहुल गांधी का नाम सुनते ही वो सीधा कह देते हैं कि 5 लाख से ज्यादा वोटों का मार्जिन होगा, राहुल जीत हासिल करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल मिलेगा, 5 लाख में ऊपर में मेजोरिटी मिलेगा। ये राहुल गांधी को इधर पूरा आदमी प्यार करते हैं, ये इंडिया में भी प्यार करते हैं, वायनाड भी हमारे पूरा। साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इससे पहले एक रोड शो भी किया। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। आज की एक और बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। संजय सिंह को तिहाड़ ले जा रही है पुलिस। तो देखिए, संजय सिंह आज संभवतः बेल के साथ आज रिहाई उनकी हो जाएगी, लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उनकी तबीयत खराब थी जिस वजह से अस्पताल में एडमिट हुए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। संजय सिंह को फिलहाल तिहाड़ ले जा रही है पुलिस। थोड़ी देर में रिहा हो सकते हैं संजय सिंह। तो देखिए, आज उनकी रिहाई संभव है, लेकिन फिलहाल अस्पताल से पुलिस उन्हें वापस तिहाड़ जेल लेकर जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा पुलिस संजय सिंह को तिहाड़ जेल ले जा रही है। आज संभवतः रिहाई भी हो, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो हमारी जानकारी है कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी। राउजनी कोर्ट से 2 लाख का बेल बॉन्ड जो है भर दिया गया है और कुछ ही देर में जो आदेश है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। ऐसे में संजय सिंह को ILB अस्पताल में इलाज उनका चल रहा था, तो उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है अब। और वहां से संजय सिंह के जब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट से जब तिहाड़ जेल पहुँच जाएंगे तो रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिलीज़ होते ही संजय सिंह सबसे पहले सुनीता केजरीवाल के पास पहुँचेंगे, उनसे मिलेंगे। मिलने के बाद में पार्टी के दफ्तर जाएंगे और उसके बाद ये भी जानकारी है कि संजय सिंह अगर समय से जो है रिहा हो जाते हैं जेल से तो उसके बाद वो हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी बूटी मिली है संजय सिंह की जमानत के तौर पर, क्योंकि देखें तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो जेल में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जब ये खबर आई है तो उसको लेकर के अब पार्टी की जो सारी उम्मीदें हैं इसी बात को लेकर टिकी हुई है। अब खबर यही है कि संजय सिंह को अस्पताल से
तिहाड़ जेल के लिए ले जाया गया है। थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ जो है जो राउज़ानी कोर्ट है वहाँ से जो ऑर्डर की कॉपी है वो थोड़ी देर में सौंप दी जाएगी संजय सिंह के वकील को। साथ ही जो है डाक के ज़रिए वो तिहाड़ जेल भी जाएगी। उसको वेरीफाई करने के बाद जो जेल अधीक्षक हैं वो वहां साइन कराकर संजय सिंह को रिहा कर देंगे। जी आइए अभिजीत ठाकुर का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। अभिजीत, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आपकी गाड़ी उन्हीं के आसपास ही मौजूद है। अब आगे क्या होने वाला है, कितना वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आने में उन्हें लगेगा, क्योंकि पहले तिहाड़ ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी ILBS अस्पताल से हम तिहाड़ जेल की तरफ ही जा रहे हैं और यहाँ से संजय सिंह को एम्बुलेंस में बिठाकर पीछे के रास्ते से निकाला गया और डीसीपी खुद उनकी गाड़ी को फॉलो करते हुए अपनी पुलिस टीम के साथ उनके साथ तिहाड़ जेल जा रहे हैं। हालांकि जो कैदी वाहन में जिनमें उनको लाया गया था उसमें उनको नहीं ले जाया गया है। यहाँ से तिहाड़ जेल पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है और वहां पर पहुंचने के बाद जो तमाम प्रक्रिया जेल में पूरी होनी है, क्योंकि वहां पर वकील भी मौजूद है, उनकी पत्नी भी खुद मौजूद है, बाकी जो उनका परिवार है, उनके बेटे बेटी और उनकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद थी, कुछ समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पिछले दरवाजे से निकालकर अभी तिहाड़ जेल ले जाया गया है, जहां पर तमाम कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उनकी रिहाई आज संभव हो सकेगी। तो जो समय हमने बताया था कि 3 बजे के आसपास ये तमाम प्रक्रिया पूरी होके और उनकी रिहाई आज संभव हो सकती है, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। और सामने आप देख सकते हैं तो गाड़ियों का काफिला और वाहन कैदी, अगर हम कैदी वाहन जो है वो भी सामने दिखाई दे रहा है, तो यही सामने वो काफिला है जिसमें कि संजय सिंह को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। इस कैदी वाहन के आगे ही वो तमाम गाड़ियां हैं जो चल रही हैं। तो इस वक्त हम तिहाड़ जेल की तरफ ही बढ़ रहे हैं और ये तस्वीर है संजय सिंह की रिहाई जो है उसका रास्ता आज ठीक है। अभिजीत, आप नजर बनाए रखें। साथ ही जीत भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची संजय की पत्नी अनीता ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया है। आइए आपको सुनाते हैं उनका बयान। अनीता जी, जमानत बेल बॉन्ड में सब कुछ तालमेल हो गए हैं, ऑर्डर आ चुका है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बस ये न्यायपालिका ने जो ये बेल दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और ये लंबी लड़ाई है अभी, और अभी क्या है, मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनी जी, सत्येंद्र जैन जी। जब वो बाहर आ जाएंगे तब मुझे पूरा परिवार एक हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग खुशियाँ अपना मनाएंगे। कल जब आपने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्या प्रतिक्रिया थी, उनके शब्द क्या थे संजय जी के? वो भावुक हो गए थे। और ये होता है कि 6 महीने तक बिना कोई कसूर नहीं था, लेकिन ठीक है, न्यायपालिका ने डिसीजन दिया, उसका उन्होंने भी धन्यवाद किया कि सत्य में जयते हैं, हार की जीत होती है और जीत हम लोग जीत गए हैं। बस इन्होंने इतना ही शब्द बोला। तो आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन खास है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई है, आज उनकी रिहाई मुमकिन है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में केजरीवाल के मामले पर सुनवाई, गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी आज अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सवाल उठाए। कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की गई है। चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश बताया गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, आज हाईकोर्ट में क्या हो सकता है? आम आदमी पार्टी बड़ी राहत की उम्मीद कर रही है हाईकोर्ट से। देखिए समीर, इस मामले में जो आर्टिकल 226 है उसके तहत एक रिट याचिका दाखिल की गई है और रिट याचिका में गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। अब देखना यह है कि इस मामले पर हाईकोर्ट किस तरह से निर्णय लेता है, क्योंकि गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देने का मतलब है कि पूरी जो प्रक्रिया इस मामले में जो शराब घोटाला है उसको सीधे तौर पर पूरे केस को आघात पहुंचेगा अगर इस तरह का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया जाता है। हालांकि इस मामले में ईडी भी स्पष्ट कर चुकी है कि उसके पास साक्ष्य हैं और अभी तक जो अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए हैं वो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के है, गिरफ्तारी के आधार को लेकर के है। गिरफ्तारी चुनाव को अक्षम बनाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी को, गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को अपमानित करने का प्रयास किया गया,
गिरफ्तारी को लेकर के कोई सामग्री नहीं है ईडी के पास, और गिरफ्तारी में पीएमएलए के जो प्रावधान हैं उनका भी अनुपालन नहीं किया गया। ये सारे तर्क अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दिए जा रहे हैं। बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई है ईडी के वकील और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में, क्योंकि जो ईडी को याचिका सौंपी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से जो हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, उस याचिका और मौजूदा याचिका में थोड़ा सा फर्क था। तो ईडी के वकील ने ये कहा, एसवी राजू ने जो एएसजी हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो याचिका दी गई है वो सही नहीं है। तब कोर्ट ने ये कहा कि जो भी पन्नों की संख्या में अंतर है वो अभिषेक मनु सिंघवी ईडी को बता दें, और इसके बाद से फिर अभी आर्गुमेंट जारी है। देखना ये होगा कि आज जो फाइनल हेयरिंग करती है कोर्ट, उस पर अंतिम निर्णय में कहां तक पहुंचती है, वो अरविंद केजरीवाल को राहत देती है या फिर ईडी की ओर से जो दलीलें पेश की गई हैं, जो हलफनामे में कहा गया है, उसको सही मानते हुए इस याचिका को खारिज करती है। बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का फैसला, नजर बनाए रखिए। पीयूष, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। इस बीच एक और अहम खबर है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अभियान चल रहा है। गोपाल राय ने कहा है कि 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का ऐलान भी किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। जो केजरीवाल से प्यार करते हैं उपवास रखें। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी नेता भी उपवास में शामिल होंगे। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर जहां पे आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, तो आप 7 अप्रैल को देश व्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचें, वहां सभी लोग मिलकर के हम सामूहिक उपवास करेंगे। मतदान से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी प्रहार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को वोट नहीं देने की 10 वजह बताई, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पहले चरण के मतदान की तैयारियों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मतदाताओं से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं देने की 10 वजह बताई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूपीए कार्यकाल में हुए कुछ घोटालों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, कोयला घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, हॉकी एयरक्राफ्ट घोटाला, आइनेक्स घोटाला, एएसएल मैक्सिस घोटाला, एम्ब्रेयर विमान घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो तैयार किया है। वीडियो के जरिए बीजेपी के अच्छे दिनों के वादे का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके लिखा है, ये आपको अच्छे दिन का सपना दिखाएंगे, फिर घी के साथ आपकी रोटी भी ले जाएंगे। और बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर सीट से सांसद महेश शर्मा को फिर से उम्मीदवार बनाया है। आज नामांकन से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। देखिए, मैंने ऐसे कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मैंने काम करने का मुझे अवसर मिला है। और मेरे इस क्षेत्र के अंदर परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, जब उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स अपने इस क्षेत्र में आए हों, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, या 12,000 करोड़ का पावर प्लांट हो, या हाईवेज़ की कनेक्टिविटी हो, या मेट्रो का जाल हो, या सड़कों का जीर्णोद्धार हो, तो उन्होंने आह्वान किया था कि मेरा ये क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में आगे बढ़ रहा है, यहाँ के क्षेत्रवासियों का प्यार 41 वर्षों के इस चिकित्सा और राजनीतिक सामाजिक जीवन में मुझे मिला है। 1 बार विधायक और 4 बार मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं पार्टी का भी धन्यवाद देता हूँ। 400 पार का नारा आपकी पार्टी ने दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है।
एक गठबंधन है यहाँ पे, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, सपा कांग्रेस के उम्मीदवार आपके सामने होंगे, वो भी कोई चुनौती है क्या? देखिए, हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता चुनाव को एक पूरा संघर्ष की तरह से लेते हैं, पूरे चुनाव को शिद्दत से लड़ते हैं, लेकिन 2-0 मिलकर कभी 10 नहीं बनते हैं। और वहीं धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो का एक वीडियो काफी तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध भी जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन ढुलू महतो के एक बयान के बाद का है। धनबाद से बीजेपी ने बाघमारा से 3 बार के विधायक ढुलू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक सभा के दौरान ढुलू महतो ने विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये चुनौती के तौर पर वैसे जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनको हम देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, धनबाद जिला के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार और जिस तरह का चुनौती दिया है, चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा वैसे चुनौती को स्वीकार करके उसे बंद करने का प्रयास करने का। इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से ढुलू महतो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक गुंडा को, एक मवालिक, एक माफिया क्रिमिनल को, जो सुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज भी कहता है कि हमको चुनौती देने वालों का सर कलम कर देंगे। ढुलू महतो के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस ढुलू महतो की उम्मीदवारी का लगातार विरोध कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी परिवारवाद का भी मुद्दा उठा रही है। उसके निशाने पर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं। आरजेडी ने परिवारवाद पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी हमेशा से विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर हमला करती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। बिहार में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरजेडी ने भी बीजेपी के इस हमले का जवाब दिया है। आरजेडी ने बकायदा एक लिस्ट जारी की है, जिसमें एनडीए के उन नेताओं के बारे में बताया गया है जो परिवार के जरिए ही राजनीति में आए हैं। लिस्ट में जनसंघ के संस्थापक सदस्य ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद का नाम है, जो बिहार के पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम में शिवेश राम को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नी लाल के बेटे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिस्ट शेयर करके लिखा है, बिहार चुनाव में मोदी के परिवार से सबसे ज्यादा कार्यकर्ता परेशान है। बीजेपी नेता और पटना साहिब से प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लालू यादव को गरीबों की चिंता नहीं है। साथ ही परिवारवाद को लेकर उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा। आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई है? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है। पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं परिवार। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। और इस बीच ईवीएम से मतदान का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट पे ईवीएम के जरिए चुनाव न कराए जाने की याचिका दी है। इसके बाद से ईवीएम को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर पहले से मुखर रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है कि जो मित्र ईवीएम के खिलाफ हैं, वो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मजबूर करें, क्योंकि अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी ईवीएम के जरिए 400 के पार पहुंचती है तो फिर जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने डीएमके की शिकायत को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष इस तरह की शिकायत कर खुद अपनी कमजोरी जाहिर करता है।
दुर्भाग्यपूर्ण खुद मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर बयान जारी कर चुके हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप अपनी दूर से दिखती हुई करारी हार को देखकर आंगन टेढ़े का रोना खुद ही रो रहे हैं। ये स्पष्ट होता है कि ईडी गठबंधन चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान चुका है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब इस हत्याकांड में अतीक अहमद के दोनों बेटों को आरोपी बनाया गया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक के बेटे अली और उमर के खिलाफ दाखिल रिमांड को कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि दोनों के रिमांड को तामील भी करा दिया गया है। अतीक के दोनों बेटे अलग अलग जेलों में बंद हैं। अली फिलहाल नैनी जेल में बंद है तो वहीं उमर लखनऊ जेल में बंद है। आरोप है कि अतीक के दोनों बेटों ने जेल में रहते हुए इस हत्याकांड की साजिश को रचा था। इसी दौरान शूटरों से मुलाकात कर उन्हें निर्देश दिए गए थे। एसीपी धूमनगंज की जांच में दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद दोनों को आरोपी बनाया गया है। फरवरी 2023 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उमर और अली को अभियुक्त बनाए जाने के बाद अब उमेश पाल की हत्या में अतीक परिवार के कुल 9 सदस्य आरोपी बन चुके हैं। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड में अतीक परिवार के 7 लोगों का नाम शामिल था। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कहां से पकड़ा गया है ये मास्टरमाइंड, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरी खबर। इसी शख्स को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसका नाम राजीव नयन मिश्रा है, जिसे नोएडा एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। आरोपी पहले भी कई पेपर लीक मामलों में शामिल रह चुका है और इनके लिए जेल भी जा चुका है। मुखबिर की सूचना पर ग्रेटर नोएडा से इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गुड़गांव के अलावा आरोपी राजीव ने रीवा के भी एक रिजॉर्ट पे अपने गैंग के साथ पेपर पढ़वाया था। पूर्व में ये एनएचएम घोटाले में ग्वालियर और यूपी पेपर लीक में कौशाम्बी से जेल जा चुका है। 17 से 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 60,000 से ज्यादा पदों पर ये भर्तियां निकाली गई थी। परीक्षा में करीब 48 लाख युवाओं ने किस्मत आजमाई थी। परीक्षा देने के लिए यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक से युवा आए थे। पेपर लीक की वजह से एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था, जिसके बाद से ही सिपाही भर्ती रद्द होने के बाद से पुलिस पेपर लीक के आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मामले में 300 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ करीब 18 घंटे तक चली, जिसमें अब कई और नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच घंटों मुठभेड़ चलती रही। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार नक्सलियों से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए उनकी मांगों पर विचार करने के लिए भी तैयार है। पहले दिन से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस विषय को लेकर गंभीर हैं और नक्सली उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात असलम नाम के टेलर की दुकान में एक धमाके के बाद अचानक आग लग गई। हादसा रात 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। कहा जा रहा है कि एक बैटरी वाली गाड़ी को चार्जिंग पर लगाया गया था, उसी में ब्लास्ट से ये आग लगी। घर के नीचे कपड़े की दुकान होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। घर के ऊपर मौजूद परिवार के लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने समय पर फायर ब्रिगेड की टीम के नहीं पहुंचने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो पहुंचने में काफी देर लगाई हुई है और यहाँ पर जब सीढ़ी लगाई गई तो ऊपर चढ़ने के लिए भी कतरा रहे थे। यहाँ के नौजवान लड़के वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़े
पानी नहीं था करके कुछ लोगों ने ये बताया है कि जब टैंकर में पानी खत्म हो गया फायर ब्रिगेड से तो दूसरा टैंकर कैंटोनमेंट का बुलाया गया। कितने बजे फायर ब्रिगेड को कॉल गया था और कितने बजे फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम था, ये इंक्वायरी करना जरूरी है। हो सकता है कि अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती तो शायद कुछ बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और राजस्थान के उदयपुर में एक घर में अचानक तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। तस्वीरें उदयपुर के गांधीनगर की है, जहां लोग घंटों दहशत में रहे। दरअसल गांधीनगर के इस घर में एक तेंदुआ घुस आया था। घर में मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर छिप गए। घर में मौजूद तेंदुए की कई तस्वीरें भी सामने आई। घर के बाहर मची अफरा तफरी के बीच देखिए किस तरह से तेंदुआ घर के अंदर छिपकर बैठा नजर आया। तेंदुए के एक घर में घुसने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोग तमाशबीन बनकर इस मकान के बाहर इकट्ठा होने लगे। तुरंत वन विभाग की टीम को घटना की सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने लोगों से घर से दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन अपील बेअसर रही और लोग भारी संख्या में घर के बाहर ही डटे रहे। इस दौरान कुछ लोग नजदीक के घर की छत पर खड़े होकर तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन देखते नजर आए। तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन घंटों चलता रहा। इससे पहले इलाके में तेंदुए के आने की घटना होती रही है। बेहोश हो गया।